इसके बाद हम इविल बॉयज के उसी डरे हुए मेंबर को देखते हैं जो 2 गॉब्लिन्स को किसी को खाते हुए देखकर डर रहा था। वो इस वक्त हॉन्गवुड डे में था और वो छुपकर मास्टर को देख रहा होता है। तभी वहाँ शिंजो आ जाता है जो मास्टर के सामने ही उसके एक आदमी को मार देता है। उसे देखकर वो कहती है, इविल वन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वो कहता है क्यों, तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? वो लेडी उसे कहती है, यहाँ हंगामा मत करो, चुपचाप बता दो कि तुम क्या चाहते हो। जिस पर वो कहता है, जो मुझे चाहिए वो तुम नहीं दे सकती। तभी वो मास्टर उसे अपनी पावर दिखाते हुए कहती है, जितनी पावर एक पॉन्टिफेक्स में होती है उतनी पावर मेरे पास भी है और मैं एक इविल को बड़े ही आसानी से मार सकती हूँ। तब वो कहता है, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी पावर है तो तुम्हें डेटी की पावर क्यों चाहिए? बताओ तुम उससे क्या करना चाहती हो? और मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि लॉर्ड रेड्रिन के बारे में मुझसे ज्यादा तुम लोग जानते हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने रेड्रिन का रूप लेकर आ गई। और उसका गुस्सा देखकर वो लेडी डर जाती है। वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि ऐसा फिर नहीं होगा। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम डेटी की पावर से क्या करना चाहते हो, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि रेमब्रेरी को डिवाइन पावर्स डेटी ने नहीं दी थी और वो दूसरे सभी पॉन्टिफेक्स से अलग है। उसकी डिवाइन पावर्स की ना कोई लिमिट है और ना कोई मुकाबला। और ये सब वो लड़का सुन रहा था। फिर वो उसे कहती है, तुम युनवू की फिक्र मत करो, तुम्हें किसी और चीज पर ध्यान देना चाहिए। जिस पर शिंजो उसे धमकाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है 2-3 बार तुमने रेड्रिन से बात कर ली तो तुम मुझ पर हुक्म चलाओगी? रेड्रिन और मैंने हजारों साल पहले प्रतिज्ञा ली थी, पॉन्टिफेक्स को मारना मेरा काम है और इसमें तुम अपनी टांग मत अड़ाओ। अगर तुमने एक और बार अपनी लाइन क्रॉस की तो हॉन्गवुड डे को मैं आग लगा दूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कमर्शियल का सेट देखते हैं जहाँ बैठकर भी युनवो किम के बारे में ही सोच रहा था। तभी सागम जो वहाँ आता है और उसे स्क्रिप्ट देता है। उसे उदास देखकर वो पूछता है, क्या तुम किसी बात से परेशान हो? जिस पर युनवो ना कहता है। फिर वो कहता है, अच्छा है तुम मैंगवूसिन के साथ काम कर रहे हो, अब तुम्हें हॉन्गवुड डे ज्वाइन करने में आसानी होगी। लेकिन युनवो का ध्यान स्क्रिप्ट पर था और सागम जो उसे बताता है कि तुमने जैसे मैंगवूसिन को बचाया था उसी से इंस्पायर होकर ये कमर्शियल शूट होगा और ये पहली बार है जब ये कंपनी मॉडल्स पर इतना पैसे खर्च कर रही है। जिस पर युनवो कहता है, मैंने भी सुना है कि इनके प्रोडक्ट्स बिकते नहीं, आई होप ये कमर्शियल कुछ काम आ जाए। शूट स्टार्ट होता है लेकिन युनवो ठीक से एक्टिंग नहीं कर पा रहा था। तभी मैंगवूसिन उसे कहता है, तुम मुझे ऐसे देखो जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो। और वो उसमें किम को देखता है, लेकिन अगले ही पल वो वुसिन को देखकर गलत लाइन बोल देता है जिसकी वजह से उन्हें ब्रेक लेना पड़ता है। तभी युनवो उस शैडो को देखता है और उसे फॉलो करते हुए एक जगह पर आता है। वो गॉब्लिन से कहता है, इससे पहले कि मैं तुम्हें मजबूर करूँ तुम मेरे सामने खुद ही आ जाओ। हम देखते हैं ये वही इविल बॉयज का मेंबर था। युनवो से देखकर कहता है, क्या तुम यहाँ फिर से मैंगवूसिन को मारने आए हो? जिस पर वो लड़का कहता है, नहीं प्लीज मेरा यकीन करो, वो मैं नहीं राकेन था। मैंगवूसिन उससे बार बार बैटल लव में टक्कर दे रहा था, इसीलिए वो उसे रास्ते से हटाना चाहता था। जिस पर युनवो कहता है, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? और वो लड़का उसे कहता है, मैं यहाँ पॉन्टिफेक्स से मिलने आया हूँ। मैंने सुना है रेमब्रेरी सबसे ज्यादा पावरफुल पॉन्टिफेक्स है और मुझे पता है कि तुम ही रेमब्रेरी हो। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे गॉब्लिन नहीं बनना। ये सुनकर युनवो हैरान था। वो कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने तो खुद ही अपनी सोल बेची होगी ताकि तुम गॉब्लिन बन जाओ। जिस पर वो लड़का कहता है, नहीं मैं तो बस फेमस होना चाहता था। और सच तो ये है कि हम भी एक वॉश्ड अप बॉय बैंड थे, लेकिन एक दिन एक अनजान धर्म को फॉलो करने वाले कुछ लोग हमारे पास आए और हमसे कहा कि वो लोग हमें स्टारडम दिलवाएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं ऐसे गॉब्लिन बन जाऊंगा। युनवो से पूरी बात बताने कहता है कि कैसे वो गॉब्लिन बना और वो लड़का उसे बताता है, उन्होंने हमें एक ब्रश दिया और एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने कहा जिसमें लिखा था कि हमें जो भी चाहिए वो हमें मिल जाएगा, बस बदले में हमें अपनी सोल देनी होगी। पहले तो हमें इस पर यकीन नहीं हुआ था, हमें लगा कि ये कोई कल्ट रिचुअल होगा और इसके बदले हमें पैसे मिलेंगे, इसलिए हमने ज्यादा नहीं सोचा और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के अगले ही दिन सब कुछ बदल गया। हमारी एजेंसी, मैनेजर, ग्रुप नेम से लेकर सब कुछ बदल गया और अचानक हम इविल बॉयज बन गए। हमारी लाइफ तो अच्छी हो गई, लेकिन धीरे धीरे मेरी सारी मेमोरी जा रही है और मुझे इंसानों को मारने का मन भी करता है और मैं एक मॉन्स्टर बन गया हूँ। इन गाइस, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त हम उसी रेड ड्रेस वाली लेडी को देखते हैं जो इविल स्माइल दे रही थी। युनवो से पूछता है कि तुम्हें अपनी सोल के बदले क्या मिलने वाला है, जिस पर वो कहता है, सक्सेस, आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतना, उस टाइप की सक्सेस। युनवो कहता है कि अगर तुम आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड नहीं जीतोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और वो लड़का ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। वो कहता है, क्या सच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है? प्लीज इसे कैंसिल करने में मेरी हेल्प करो।
मैं गॉब्लिन नहीं बनना चाहता, मैं इंसान ही रहना चाहता हूँ। और युनवू से कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम पूरी तरह गॉब्लिन ना बनो। इसके बाद उनका शूट काफी अच्छा जाता है और उनकी वजह से अब उस कंपनी के प्रोडक्ट्स काफी तेजी से बिक रहे थे। वाइल्ड एनिमल्स भी युनवू का कमर्शियल देखकर काफी खुश थे, लेकिन युनवू को बार बार किम याद आ रही थी। तभी जियोंगसू उन्हें बताता है कि उन्हें म्यूजिक बॉक्स शो पर जाना है और सब रेडी होने जाते हैं। वो सब शूटिंग लोकेशन पर पहुंचते हैं और वहां उनके फैंस उनका वेट कर रहे थे। सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनका सपना सच हो रहा था। लेकिन अब भी युनवू को किम दिख रही थी जो उसे कहती है तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन रियल में वो केसी था। उसे किम फिर से दिखती है जो वहाँ से जा रही थी। युनवू कहता है किम तुम मत जाओ, मैं इस दुनिया में ही रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ शिंजो युनवू का कमर्शियल देख रहा होता है और उससे युनवू की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती। वो अपनी इविल पावर से कुछ लोगों को बेहोश कर देता है जिन लोगों ने कैंडी खाई थी। तभी हम देखते हैं युनवू पर कोई पीछे से वार करके उसे मार देता है और वो और कोई नहीं बल्कि मैंगवू सिन था। सीन कट होता है और तभी हमें पता चलता है कि वो डियर डेटी शो की शूटिंग चल रही थी। सब युनवू की परफॉर्मेंस के लिए उसे अप्रिशिएट करते हैं और मैंगवू सिन भी उससे काफी अच्छे से बात करता है। तभी युनवू उससे अपना फोन वापस मांगता है। वुसिन उसका फोन लाता है और उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छी फोटोज लेते हो। तभी युनवू देखता है उसकी आंखें रेड हो गई थी, लेकिन उसे लगता है ये उसका वहम है। रास्ते में युनवू सागामजी से कहता है कि मुझे किम के पास ले चलो, लेकिन वो कहता है हमें पहले एजेंसी जाना होगा। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कुछ लोग वहाँ हल्ला कर रहे थे। तभी वो युनवू को देखकर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं हॉन्गरिन का सीईओ कहाँ है। युनवू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो उसे बताते हैं उनके बच्चे कैंडी खाने की वजह से कोमा में चले गए और ये वही कैंडी थी जिसे युनवू और मैंगवू सिन ने प्रमोट किया था। सब उससे मदद मांग रहे थे और उसे ब्लेम भी कर रहे थे, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी वहाँ सुंजा छुपकर आती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। वो ऑफिस आते हैं और मिस्टर जंग उन्हें बताते हैं कि हॉन्गरिन का सीईओ और पूरा स्टाफ गायब हो गया है और उन्होंने कंपनी के सारे पेपर्स भी जला दिए और फैक्ट्री भी बंद कर दी। युनवू न्यूज देखता है और उसे पता चलता है 150 कंफर्म केसेस है जिन्होंने वो कैंडी खाई थी। सुंजा युनवू से माफी मांगती है और कहती है मुझे ध्यान रखना चाहिए था, हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी सब लोग हमें ही ब्लेम कर रहे हैं। जिस पर युनवू कहता है मैंगवू सिन भी इस कमर्शियल में था, अगर उसे पता होता कि कैंडी में पॉइजन है तो वो ये ऐड कभी नहीं करता। तभी वो वुसिन का लाइव कॉन्फ्रेंस देखते हैं जिसमें वो पूरा ब्लेम युनवू पर डालता है और कहता है युनवू ने मुझे धमकाकर अपने साथ काम करने में मजबूर किया था और उसने मेरी फेम का यूज करके कंपनी के सेल बढ़ाए, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया कि उस कैंडी में जहर है। और वो उन सबको उसके मैसेजेस भी दिखाता है जो उसने सीईओ को किए थे। सुंजा ये देखकर उससे जवाब मांगती है, लेकिन युनवू कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने किसी को कोई मैसेज नहीं किया था। तभी उसे याद आता है वुसिन ने उसका फोन कुछ देर के लिए अपने पास रखा था। देखा फोन में पासवर्ड ना लगाने का नतीजा। युनवू को यकीन नहीं हो रहा था कि होंगवुड डे ऐसे कर सकते हैं। सुंजा से कहती है मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया है, डोंट वरी मैं सब देख लूंगी, तुम घर जाओ। और यहाँ किम भी घर बैठकर ये सब देख रही थी। तभी वो हॉन्गरिन कॉर्पोरेशन के बारे में सर्च करने लगती है। सीन शिफ्ट होता है वाइल्ड एनिमल्स की तरफ, जो युनवू के घर आते ही उसका ध्यान भटकाने के लिए कुछ कुछ करने लगते हैं। तभी उन्हें अचानक घर के बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है और वो सब बैल्कनी में जाते हैं। युनवू सागामजी को कहता है कि मुझे उन पेशेंट्स के पास ले चलो और जाने से पहले वो कुछ चॉकलेट्स उठा लेता है। वो हॉस्पिटल आते हैं और युनवू देखता है वो सब कैंडी की वजह से नहीं ब्लैक मैजिक की वजह से बेहोश है। सागामजी कहता है होंगवुड डे भी ईविल वन के साथ मिले हुए हैं, लेकिन युनवू कहता है ऐसा नहीं हो सकता, लॉर्ड रेड्रिन के डिवोटीज ऐसा नहीं कर सकते। और वो पेशेंट्स को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर्स काम नहीं आ रही थी। वो चॉकलेट खाता है और फिर ट्राई करता है, लेकिन अब भी उसकी पावर काम नहीं कर रही थी। तभी सागामजी से कहता है कुछ तो गड़बड़ है, पहले मुझे तुम्हारे अंदर से एक होली पावर सेंस होती थी, लेकिन अब तुम एक आम इंसान हो। और वो उसे एक आर्टिकल दिखाता है जिससे उन्हें पता चलता है शिंजो ने कुछ महीने पहले ही हॉन्गरिन फैक्ट्री खरीदी थी, मतलब वो भी होंगवुड डे का मेंबर है। और ये उन्हें उस कंपनी के लोगो से पता चला था जो कि लॉर्ड रेड्रिन का सिंबल था। ये देखकर युनवू काफी हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि इन सब चीजों के बारे में लॉर्ड रेड्रिन को नहीं पता होगा और वो कहता है कि लॉर्ड रेड्रिन खतरे में है, इसीलिए मेरी पावर्स भी जा चुकी है
और सागामजे उसे कहता है हॉन्गवुड डे की मास्टर को हमें डेटी के पास ले जाना होगा। लेकिन युनवू का उसकी बातों पर ध्यान नहीं था। वो बस इस बारे में सोच रहा था कि उसकी पावर्स कैसे जा सकती है। वो कहता है कि मेरा काम लोगों की मदद करना है, लेकिन मैं अब किसी की मदद नहीं कर सकता और मैं ना किसी की जान बचा सकता हूँ क्योंकि मेरी पावर्स जा चुकी है। मुझे किसी भी तरह अपनी पावर वापस लानी होगी। सागामजे उसे कहता है कि मुझे तुमसे कोई डिवाइन एनर्जी फील नहीं हो रही और मुझे लगता है कि तुम्हारी पावर कभी वापस नहीं आएगी। अब तुम एक आम इंसान हो। जिस पर युनवू कहता है कि मेरा काम लोगों को बचाना है, लेकिन अगर मैं उन लोगों को नहीं बचा पाया और वो सब मेरी वजह से मर गए तो मैं एक कातिल कहलाऊंगा। इसके बाद हम उसे अकेले कहीं जाते हुए देखते हैं और वो रास्ते में अपने पोस्टर्स देखता है जिस पर बुरी बातें लिखी थी, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं युनवू शिंजो के पास आया है और वो उसे कहता है मुझे पता है तुमने ही उन लोगों को हर्ट किया है। तुम मुझे मारना चाहते हो ना तो मुझे मार दो, लेकिन मासूम लोगों की जान लेना बंद कर दो। जिस पर शिंजो हंसता है और उसे कहता है तुम पॉन्टिफिक्स बनना डिजर्व नहीं करते। तुम्हें पता है तुम्हारी डिवाइन पावर्स क्यों चली गई? क्योंकि तुमने अपने देवता के अलावा किसी और को अपने दिल में जगह दी और उसका नाम किम है, जिसकी वजह से तुम डिस्क्वालीफाई हो चुके हो और अब तुम्हारी पावर्स भी वापस नहीं आने वाली। लेकिन अब भी तुम खुद को सैक्रिफाइस करना चाहते हो और मैं उन लोगों को क्यों छोड़ दूं? मुझे तो मजा आएगा उन लोगों को मारने में। मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं उन लोगों को छोड़ दूं, तो तुम खुद की जान ले लो। अगर तुम खुद को दर्दनाक मौत दोगे तो शायद मैं अपना प्लान चेंज कर लूं। और ये सब कहकर वो उसे बाहर फेंक देता है। युनवू उसे बार बार बाहर से कहता है कि तुम मुझे मार दो, तब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। तभी उसके दिल में तेज दर्द होने लगता है और उसे सबकी बुरी बातें याद आ रही थी। वो बेहोश होने लगता है और इन सब के दौरान भी वो बस यही सोच रहा था कि मैं एक अच्छा पॉन्टिफिक्स नहीं बन पाया। और इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।